if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. अगर यूएस के पास वर्ल्ड वॉर के बाद ढेर सारा गोल्ड ना होता तो शायद डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी ना होता। तो यूएस के पास इतना सारा गोल्ड आया कैसे कि डॉलर ने ब्रिटेन के पाउंड स्टर्लिंग को पीछे छोड़ ग्लोबल रिजर्व करेंसी की पोजीशन ऑक्यूपाई करी। 1971 में कैंप डेविड की सीक्रेट मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड का मॉनेटरी सिस्टम बदल गया? कैसे यूएस रशिया जैसी पावरफुल कंट्री पर भी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा सकता है? तो जानते हैं यूएस की डॉलर डोमिनेंस कैसे शुरू हुई। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ मनी देखें तो आज से हजारों साल पहले बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें लोग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। जैसे एक फार्मर अपना गेहूं चावल के बदले दूसरे फार्मर से एक्सचेंज करता था। पर इसका डिमेरिट ये था कि दोनों फार्मर्स के पास दोनों की जरूरत की चीज ही होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आए मेटल कॉइन्स। अराउंड 600 BCE में लीडिया किंगडम, जो आज टर्की है, वहाँ फर्स्ट मेटल कॉइन्स मिंट हुए, जो इलेक्ट्रम यानी गोल्ड और सिल्वर से बने थे। धीरे धीरे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स ग्रीस, पर्शिया, रोम में यूज होने लगे। पर मेटल कॉइन्स को दूर तक सेफली लेके जाना एक प्रॉब्लम बन गया था। तब चाइना में 11th सेंचुरी में पेपर मनी शुरू हुआ, जिसे जाओजी कहा गया। ये पेपर मनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड या सिल्वर के इक्विवेलेंट होते थे। पेपर मनी 13th सेंचुरी में ट्रैवलर्स मार्को पोलो और विलियम ऑफ रुब्रक, जो चाइना आए थे, उनके थ्रू यूरोप पहुंचते हैं। फिर धीरे धीरे पेपर मनी सब जगह यूज होने लगे और इस पेपर मनी की वैल्यू गोल्ड या सिल्वर के कुछ फिक्स्ड रेट से डिटरमिन होती थी। पर ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू किए। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या आईओयू रिटन नोट्स थे, जिसमें पेमेंट किस जगह और किस समय होगा ये लिखा रहता था। फिर 1694 में इंग्लैंड सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश हुआ और 1707 में पाउंड ब्रिटेन की ऑफिशियल करेंसी बना। उधर 1792 में कॉइनेज एक्ट के अंडर डॉलर यूएस की ऑफिशियल करेंसी बना। पर ब्रिटिश के कॉलोनियल एक्सपेंशन और एक्सप्लॉइट्स के कारण ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर था, जिससे पाउंड तब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी था। फिर 1819 में ब्रिटेन ने ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू किया। गोल्ड स्टैंडर्ड में पेपर मनी की वैल्यू डायरेक्टली गोल्ड से लिंक्ड होती थी। जैसे तब 1 पाउंड स्टर्लिंग वाज इक्वल टू 7.32 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी अगर किसी के पास 1 पाउंड का कॉइन है तो मतलब उसके पास 7.32 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक गोल्ड स्टैंडर्ड के कारण पाउंड स्टर्लिंग वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट रिजर्व करेंसी था। पर वर्ल्ड वॉर 1 से जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स ही बदलनी शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन को वॉर और अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए यूएस से अपने गोल्ड रिजर्व्स के बदले बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा, जिससे ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व्स काफ़ी कम हो गए और यूएस के गोल्ड रिजर्व्स बहुत बढ़ गए, क्योंकि यूएस वर्ल्ड वॉर 1 में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ यूएस एंड यूएस डॉलर डोमिनेंस। वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1939 से 1945 के दौरान काफ़ी कर्ज के कारण यूरोपियन और एशियन इकोनॉमीज बर्बाद ही हो गई थी, और वहीं यूएस के पास सबसे ज़्यादा यानी 70% ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स थे, जिससे यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ और एक एफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को लाने के लिए 1944 में 44 एलाइड नेशंस के 730 डेलीगेट्स यूएस के ब्रेटन वुड्स के माउंट वॉशिंगटन होटल में एक मीटिंग करते हैं, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944 कहा गया। इस कॉन्फ्रेंस में 2 मेजर डिसीजंस लिए गए। पहला, एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम लाया गया, जिसमें सारी करेंसीज का प्राइस यूएस डॉलर से फिक्स किया गया और डॉलर का प्राइस डायरेक्टली गोल्ड से एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ $35 पर आउंस, यानी $35 was equal to 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इसी कॉन्फ्रेंस से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश किए गए। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना और यूएस वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। अब यूरोप
और एशिया के देशों को अपनी इकोनॉमी रिबिल्ड करने के लिए यूएस डॉलर चाहिए थे। तो यूएस ने इन सभी कंट्रीज को लोन देना शुरू किया। जैसे 1948 से 1952 तक यूएस ने 16 यूरोपियन देशों को $13 बिलियन दिए, जिसे मार्शल प्लान या यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम कहते हैं। अब अपने खर्चों के लिए यूएस गवर्नमेंट ने ज़्यादा डॉलर प्रिंट करने शुरू कर दिए। ऐसा करते हुए 1960s में यह कंडीशन हुई कि यूएस डॉलर का सर्कुलेशन यूएस के गोल्ड रिजर्व से भी ज़्यादा था। अब इस केस में गोल्ड रन जैसी सिचुएशन बन सकती थी, जिसमें कंट्रीज अपने यूएस डॉलर के बदले का गोल्ड क्लेम करने लग जाती। तो गोल्ड रन से बचने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। यूएस और 7 यूरोपियन कंट्रीज ने लंदन, जो मेन गोल्ड मार्केट था, वहां से गोल्ड प्राइसेस रेगुलेट करने शुरू कर दिए। ये कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स पूल करके गोल्ड की डिमांड और सप्लाई रेगुलेट करने लगे। यह अरेंजमेंट, जिससे डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी बनी रहे, वाज कॉल्ड लंदन गोल्ड पूल। पर बढ़ते गोल्ड प्राइसेस के कारण 1968 में यूएस का लंदन गोल्ड पूल प्लान फेल हुआ और कंट्रीज यूएस डॉलर के बदले का गोल्ड विड्रॉ करने लगी। तब फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के डॉलर डायरेक्ट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ गोल्ड को यूएस का एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहा और गोल्ड विड्रॉ करना शुरू किया। 1971 में कम यूएस गोल्ड रिजर्व्स और इन्फ्लेशन की सिचुएशन में यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस प्रेसिडेंशियल रिट्रीट कैंप डेविड में अपने टॉप एडवाइजर्स के साथ 3 दिनों तक सीक्रेट मीटिंग करी, जिसने पूरा ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम ही बदल दिया। 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11615 इशू करते हैं। इस ऑर्डर में प्रेसिडेंट निक्सन यूएस डॉलर की गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी एंड करते हैं, मार्किंग द एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रेटन वुड्स to सिस्टम। defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. अपने ज्यादा डॉलर और कम गोल्ड रिजर्व की प्रॉब्लम को टैकल करने का यूएस का ये मास्टर स्ट्रोक पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देता है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज यूएस डॉलर से बैक थी। सो दिस वाज कॉल्ड निक्सन शॉक ऑफ 1971। प्रेसिडेंट निक्सन के इस ऑर्डर ने मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन ले करी, जहां करेंसी की वैल्यू मार्केट में उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है, जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। इन सब शॉक्स के बाद डॉलर की सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए 1974 में यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट में यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज और मिलिट्री प्रोटेक्शन के बदले सऊदी अरेबिया अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचेगा। इसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं। इसी के साथ यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ ये एग्रीमेंट भी किया कि सऊदी अरेबिया अपना ऑयल का प्रॉफिट यूएस में ही इन्वेस्ट करेगा, और इसे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं। यही एग्रीमेंट यूएस ने बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ भी किए। इन पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के कारण ऑयल ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूसिवली यूएस डॉलर में होने लगे, जिससे यूएस डॉलर की डिमांड ग्लोबली बढ़ी और यूएस को इन्वेस्टमेंट्स मिले। यूएस के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड से यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़े। इसी तरह यूएस अपने डॉलर को एक वेपन की तरह यूज करते हुए आज वर्ल्ड की सुपर पावर है। मेजर सेंट्रल बैंक्स, कॉरपोरेशंस, ट्रैवलर्स, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूएस डॉलर पर रिलाय करते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में होते हैं। वर्ल्ड के 57% फॉरेन रिजर्व्स यूएस डॉलर में हैं। मेजर ऑयल ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में होते हैं। तो इस डॉलर डोमिनेंसी के बहुत से कारण हैं, जैसे यूएस वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट किसी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट एक स्टेबिलिटी देता है। यूएस के इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएस सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, यूएस लीगल सिस्टम को रिलायबल माना जाता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक अपनी सारी ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में करते हैं। ऑयल की खरीद ज़्यादातर डॉलर में होती है, सो डिमांड की वजह से डॉलर किंग ऑफ करेंसीज है। अब सवाल ये है कि क्या यूएस डॉलर का ग्लोबल रोल हमेशा रहेगा? Dominance of the dollar is now under threat. More and more countries are looking for alternatives, and China's yuan is emerging as a clear challenger. कुछ कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, ईरान, ब्राजील डी-डॉलराइजेशन को एनकरेज कर रही हैं।
डी डॉलराइजेशन मतलब ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यूएस डॉलर पर रिलायंस घटाना। 2023 में ब्रिक्स समिट में ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक नई ब्रिक्स करेंसी की बात की थी। चाइना, रशिया, ईरान चाइनीज युआन को डॉलर ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यूज किया जा रहा है। 2022 में रशिया की यूक्रेन इन्वेजन के बाद यूएस ने रशिया पर स्विफ्ट बैन लगा दिया था। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके थ्रू पैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजे जाते हैं। तो डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क को वेपनाइज करते हुए यूएस किसी भी कंट्री पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा सकता है जो किसी भी मिलिट्री एक्शन के जितना पावरफुल है। यूएस सैंक्शंस और राइजिंग मल्टीपोलैरिटी के चलते डी डॉलराइजेशन की डिमांड कंट्रीज में बढ़ रही है, बट इट्स अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर क्योंकि यूएस डॉलर एज ग्लोबल रिजर्व करेंसी इज बैक्ड बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस।